नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र के चुनाव में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है? और ये कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि बीजेपी हर कीमत पर महाराष्ट्र जीतना चाहती है। और अगर हरियाणा की तरह महाराष्ट्र जीत लिया तो क्या मोदी और शाह फिर से उतने ही ताकतवर हो जाएंगे जितना 4 जून को पहले ही थे? भले ही उनकी सीटें लोकसभा में अभी भी कम हो, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद क्या गुजरात लॉबी फिर से ताकतवर हो जाएगी, फिर से तूती बोलने लगेगी? और सवाल यह भी है कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी को आज की तारीख में हराया जा सकता है? और अगर हराया जा सकता है तो फिर कौन हरा सकता है, कैसे हरा सकता है? आज के वीडियो में इसका जवाब आपको देने जा रहा हूं। अब मोदी, शाह, बीजेपी, आरएसएस, मोहन भागवत, हिंदुत्व, अडानी, अंबानी, पैसा, अदालत, आयोग, सिस्टम, मीडिया, इस ताकत को कौन हरा सकता है? इस सिस्टम को कौन हरा सकता है महाराष्ट्र में? ये मैं बताऊंगा। निश्चिंत रहिए, मैं इसको आगे बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले जो अमित शाह साहब कहते हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए, कुछ तारीखों को समझिए, घटनाक्रम को समझिए, महाराष्ट्र में जो खेल खेला जा रहा है उसको समझिए। एक थोड़ी सी झलकी आपको दिखाना चाहता हूं, फिर बड़ी खबर पे जाऊंगा। और झलकी ये है, मुझे लगता है कि पहले आप कुछ तारीखों पर नोट करिए, झलकी समझ में आएगी। पहली तारीख नोट करिए, 12 अक्टूबर, 12th of October 2024, कुछ दिन पहले, दशहरे की शाम, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की सनसनीखेज तरीके से हत्या की जाती, भीड़ के बीच में हत्या। हत्या कौन करता है, इल्ज़ाम किस पर लगता है, नाम किसका आता है? इस आदमी का, इस लड़के का, हिंदू डॉन, तथाकथित हिंदू डॉन लॉरेंस बिश्नोई। और एक सीरीज ऑफ किलिंग्स हैं, ज़्यादातर मुस्लिम गैंगस्टर्स की, मुस्लिम नेताओं की। लॉरेंस बिश्नोई अपने टैटू में लिखते हैं श्री राम। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, जिसे आज की तारीख में मीडिया हिंदू डॉन की तरह प्रोजेक्ट कर रही है। अगली तारीख नोट करिए, 18 अक्टूबर, 6 दिन के बाद, पत्रकार गौरी लंकेश सेकुलर पत्रकार थीं और आप कह सकते हैं एंटी बीजेपी थीं, बीजेपी के मुखालिफ थीं, विरोध करती थी, खुलकर विरोध करती थी। इनकी हत्या हुई और हत्या के जो आरोपी थे श्रीकांत, ये जो श्रीकांत हैं, इन्होंने दोबारा शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली। गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी श्रीकांत हिंदुत्व का चेहरा है, हिंदुत्व का चेहरा। ये फिर से आ जाते हैं और हर जगह खबरें छपती मराठी अखबारों में। हालांकि जब खबरें ज़्यादा छपने लगी, आलोचना होने लगी, तो थोड़ा सा शिंदे एक कदम पीछे आ गए श्रीकांत को लेकर, लेकिन खेल हो रहा है। एक और तारीख नोट करिए, तारीखें बहुत हैं, आखिरी तारीख 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर के दिन इकोनॉमिक टाइम्स एक खबर छापता है, देश का बड़ा अखबार है बिजनेस का, खबर छापता है कि हरियाणा की तर्ज पर आरएसएस के सैकड़ों जत्थे सक्रिय हो गए महाराष्ट्र में, और आरएसएस पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र में डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, हिंदुत्व। और इस क्रोनोलॉजी को अगर आप समझेंगे, ये और भी कई तारीखें जो मैं आपसे साझा कर सकता हूं, लेकिन जो 3 तारीखें मैंने दी, इससे एक चीज क्लियर होती है कि महाराष्ट्र में माहौल गर्म करने की कोशिश हो रही है, हिंदुत्व का माहौल। मुझे लगता है खेल आप समझ रहे होंगे कि महाराष्ट्र को कैसे जीतना है। और ये जो हिंदुत्व का जो अंडर करंट है, इसको क्या कांग्रेस इसकी काट कर सकती है? क्या शरद पवार काट कर सकते हैं? क्या शिवसेना कर सकती है? क्या बाला साहब का लड़का उद्धव ठाकरे काट कर सकता है? ये जो हिंदुत्व है, जिसका नशा झोंका जा रहा है, ये जो लॉरेंस की बंदूक है और ये जो श्रीकांत के तेवर हैं पैतरे, इसकी काट कौन कर सकता है? क्या राहुल गांधी कर सकते हैं? क्या कन्हैया कुमार कर सकते हैं? इमरान प्रतापगढ़ी कर सकते हैं? क्या फिर पृथ्वीराज चौहान कर सकते हैं? कांग्रेस का कोई नेता नाना पटोले कर सकता है? क्या सुप्रिया सुले कर सकते? इसकी काट कौन कर सकता है? इसको डाइल्यूट कौन कर सकता है? इस छल का जवाब किस छल से दिया जा सकता है? एक्सपर्ट को सुनिए। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो कार्ड है राहुल गांधी के पास, वो ट्रम्प कार्ड है, उसको सिर्फ चलना है। और उस ट्रम्प कार्ड का नाम है उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे। उनको ये पहले डिसाइड करना है
प्रायोरिटी क्या है? क्या प्रायोरिटी बीजेपी को हराना है, बीजेपी लेड अलायंस को हराना है, या प्रायोरिटी ये है कि अपनी अपनी संख्या जो है बढ़ानी है सीटों की? सबसे ये कोई नहीं डिनाई कर सकता कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, लेकिन ये भी नहीं डिनाई की जा सकती किया जा सकता कि उद्धव ठाकरे को इंडिविजुअली सब लोग, ज्यादातर लोग जो महाविकास अघाड़ी के वोटर हैं वो पसंद करते हैं चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर सकती जो बीजेपी ने बिहार में किया? ज्यादा संख्या के एमएलए होते हुए उसके बावजूद भी उन्होंने नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया। तो यहाँ पे क्यों इस बात पे अड़े हुए हैं वो लोग हैं कि नहीं हम किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे और हमारा ही होना चाहिए? उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं करते वो लोग प्रोजेक्ट? अब ये जो आप जिनकी बात सुन रहे थे उनका नाम है जावेद अंसारी। जावेद अंसारी इस मुल्क के आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ ज़हीन अखबार नवीस हैं बल्कि 40-45 साल का तजुर्बा है नेशनल पॉलिटिक्स को कवर करने का। 40 साल से लगातार चुनाव कवर कर रहे हैं और कांग्रेस के एक्सपर्ट हैं जावेद अंसारी। जावेद अंसारी कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो अंदरूनी मनमुटाव है, वो जो हरियाणा में झगड़े चल रहे थे, शैलजा भूपेंद्र, इस कोप भवन से बाहर निकलना होगा, दिल बड़ा करना होगा, राहुल गांधी को फैसला करना होगा, समय कम है, उद्धव ठाकरे को आगे कर दीजिए, उद्धव ठाकरे को आगे कर दीजिए, लोहे को लोहे से काटिए। अब इसके तीन फायदे हैं कि उद्धव ठाकरे को अगर प्रोजेक्ट किया जाएगा, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की बात कर रहा हूँ, उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट करने से फायदे क्या? 3 फायदे हैं। नंबर 1, ये जो आरएसएस और बीजेपी मिलकर, और आज की तारीख में गैंगस्टर्स और हत्या के आरोपी भी, ये जो हिंदुत्व का जो आप कह सकते हैं एक अंडर करंट पूरे महाराष्ट्र को उसमें झोंक रहे हैं, अंडर करंट, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, लॉरेंस बिश्नोई के जरिए, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, मैं उससे डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसको जो डाइल्यूट कर सकता है, इस आग में जो पानी का काम कर सकता है, वो उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के लड़के, ओरिजिनल शिवसेना कर सकती, जो आज की तारीख में महाविकास अघाड़ी के प्रमुख हैं। अगर इनको आगे कर दिया जाए, चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना दिया जाए, तो चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़, एक और फायदा है उद्धव ठाकरे का, फायदा यह है कि ये जो मराठी अस्मिता है उसको कहीं ना कहीं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं उद्धव ठाकरे। मराठी सेंटिमेंट्स, ये जो आंदोलन आरक्षण का चल रहा है, और भी बहुत सी फीलिंग्स हैं, ही कैन काउंटर। और शिंदे का ये जो झूठा चेहरा है उसको भी बेनकाब यही आदमी कर सकता है। वो शिंदे जो चीफ मिनिस्टर है, उस छल को भी छेद कर सकता है ये शख्स, मराठी अस्मिता। और तीसरा फैक्टर, जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस की जो सरकार थी महाविकास अघाड़ी की, जिस तरह से इस सरकार को ईडी इनकम टैक्स के जरिए इस सरकार को तोड़ा गया, बगावत पैदा की गई, पैसे चले, खोखे चले, खेल हुआ, नंगा नाच हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गवर्नर दोषी हैं, संविधान ताक पर रखकर इस सरकार गिराई गई, उसका इंपैक्ट पड़ा मराठी मानुष पर। और आज भी सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है। तो वो जो सिंपैथी फैक्टर है वो भी गेन होगा। और प्लस कांग्रेस की मजबूत टीम है, राहुल गांधी हैं, फिर नाना पटोले भी हैं, फिर पृथ्वीराज चौहान भी हैं, फिर शरद पवार जैसा छत्रप नेता भी है, फिर तो बारात चल पड़ेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मानना जावेद अंसारी साहब का है, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट राइट नाउ, कांग्रेस के एक्सपर्ट। अब दोस्तों एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा एक जीती हुई बाजी थी, चाहे एग्जिट पोल हो, चाहे ओपिनियन पोल्स हों, चाहे बीजेपी का सर्वे हो, जहाँ मोदी ने मैदान छोड़ दिया 48 घंटे पहले। अमित शाह अहमदाबाद चले गए हरियाणा से चुनाव छोड़कर। अगर इस तरह के हालात थे और फिर भी एक हारी हुई बाजी को जीत लिया मोदी और शाह ने, तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा वो कर सकते हैं। अंडरमाइन मत करिए, अंडर एस्टिमेट मत करिए। और इसीलिए फैसला करना होगा कांग्रेस को कि क्या घरेलू डोमेस्टिक इश्यूज में फंसना है, क्या किसी शैलजा, किसी भूपेंद्र, किसी दीपेंद्र, किसी मनिंदर, किसी हुड्डा, क्या इनकी बातों में आके खेल को बिगाड़ देना है, या फिर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करनी है, रणनीति करनी है, कूटनीति चलना होगा। ये डिसीजन तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को लेना है। हमें तो जो जावेद अंसारी साहब ने बताया और एक्सपर्ट्स ने बताया वो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। फैसला ये
कांग्रेस को करना। और लेकिन कांग्रेस को एक बात याद रखनी होगी कि ये बाजी भी अगर हारे जीती हुई तो फिर मोमेंटम मोदी का ही बनेगा। मोदी उसी स्थिति में लौटेंगे जहां 4 जून से पहले खड़े थे, भले ही लोकसभा में सीटें कम हो। मुझे लगता है कि आज का प्रोग्राम आखिर तक देखिएगा। 3 खास मेहमान हैं, तीनों ही खिलाड़ी हैं, महारथी हैं। जावेद अंसारी तो होंगे, इंडिया टुडे द हिंदू के पॉलिटिकल एडिटर, और साथ में अनुराग चतुर्वेदी जी हैं। अनुराग चतुर्वेदी जी मुंबई के हैं, मुंबई में 45 बरसों से पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत लंबा करियर है। उमाकांत लखेड़ा साहब भी हैं, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझते हैं। इन तीनों महारथियों को सुनिए, आप तय करिए क्या करना चाहिए मिस्टर गांधी को। मेरा पहला सवाल उमाकांत लखेड़ा जी आपसे ही है। लखेड़ा साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ठीक चुनाव से पहले दस्तक देता है, और ये दस्तक गोलियों की है, बंदूक की है, और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल किलिंग होती है बाबा सिद्दीकी की, और एक कोहराम मच जाता है, दहशत मच जाती है पूरे पॉलिटिकल क्लास में बॉलीवुड। उसके बाद हम देखते हैं एक दूसरा डेवलपमेंट होता है, गौरी लंकेश का जो है श्रीकांत, एक सांप्रदायिक रंग चढ़ा हुआ है हिंदू मुस्लिम राजनीति का, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्वाइन करता है। और आज इकोनॉमिक टाइम्स की जो खबर है, लीड स्टोरी है, जिसमें कहा गया है कि आरएसएस हिंदुत्व को एक नए स्केल पर ले जाना चाह रहा है महाराष्ट्र में, जिस तरह से उसने मदद हरियाणा में करी बीजेपी की। ये जो अंडर करंट, ये जो हिंदू मुस्लिम है, अचानक हम देख रहे हैं, इसमें उफान क्यों लाया जा रहा है, इसमें उबाल क्यों लाया जा रहा है? बीजेपी उबाल क्यों लेके आना चाह रही है हिंदू मुस्लिम का महाराष्ट्र में? देखिए दीपक जी, एक बात बता दूं मैं आपको कि ये बीजेपी का एक काम करने का एक तरीका है, आरएसएस का काम करने का एक तरीका है, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और महाराष्ट्र भी एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है आरएसएस को, हिंदुत्व की। नागपुर वही है जहां महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं, अगले महीने चुनाव होंगे, तो ये उसकी तैयारी है। और देखिए आप क्योंकि आप बाकी चीज तो आपने एक सरकार गिराई, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट गिराई, फिर डकैती डाल करके फिर आपने एक पॉपेट गवर्नमेंट बनाई, शिंदे को तोड़ा। तो आपको विकास के लिए तो कोई विकास के बारे में लोग पूछेंगे कि आपने क्या विकास किया, तो बताने को तो कुछ आपके पास है नहीं। तो आप थोड़ा सा ये डाइवर्जन प्रैक्टिस कीजिए और उसकी स्क्रिप्ट लिखिए। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, वो सीधा जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये चुनाव के से इसका कनेक्शन है। तो इसलिए हिंदुत्व की चाशनी में डुबकी लगा करके ये बैतरणी पार कराओ, ये इनका एजेंडे का पार्ट है और उसी पे वो आगे बढ़ रहे हैं। जी 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 जावेद भाई, क्या वाकई मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड जीरो आपको लगता है कि रिपोर्ट कार्ड का जिक्र नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या किसी श्रीकांत को आगे कर दे, या आरएसएस की पूरी बैटरी को झोंक दे और हिंदू मुस्लिम हो जाए किसी तरह से और ये चुनाव निकल जाए? नहीं, ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो जाए तो उसके बिना पे जीत जाएंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि क्यों इलेक्शन डिले हुए। जो पार्टी वन नेशन वन पोल का ढिंडोरा पीटती है, वो 3 स्टेट इलेक्शन तीनों साथ क्यों नहीं कराए? इसलिए नहीं कराए कि इन्होंने जो लास्ट मिनट पे पॉपुलर स्कीम्स चालू की हैं, जैसे लाडली बहना, ये सब, इसका पहला ट्रांच पहुंच गया लोगों के खातों में। इन चीजों को लोगों तक पहुंचाना, इन उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना, इसके बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचाना, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जिन चीज में माहिर हैं वो बाइनरी क्रिएट करना, पोलराइजेशन करना, इसमें भी सक्रिय है आरएसएस। और ये वहां पे जो समन्वय मिसिंग था 2024 के इलेक्शन में, मैंने आपके प्रोग्राम पे भी कहा था कि 2024 का रिजल्ट इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो इस वक्त आरएसएस, क्योंकि आरएसएस ने बैकफुट पे थी, तब आरएसएस सक्रिय नहीं थी, अब हो गई। अब इनकी बातचीत अंदर खाने सब कुछ हो गई। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, जो शिकवा शिकायत थे, उनको उनकी भरपाई हो रही है। तो आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट को सिर्फ कि वो हिंदू मुस्लिम कराने के लिए वहां गए, उसके लिए तो बीजेपी ही सक्षम है। वो और भी वो उनकी इलेक्टोरल मशीनरी को लोगों समझ रहा हूं। जावेद भाई का ये कहना है कि सिर्फ एक फ्रंट पे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, लॉरेंस बिश्नोई या श्रीकांत हिंदू मुस्लिम के जो नए आइकॉन हैं, सांप्रदायिक आप कह सकते हैं रंग रंगने के, उसके अलावा भी कई मुद्दे हैं, जैसे फ्रीबीज हैं, मुफ्त योजनाएं हैं,
चाहे वो बर्तन मुफ्त में बांटने की योजना हो या फिर वो लाडली बहना योजना हो, जहां पर महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं। एक किस्त जा चुकी है, दूसरी किस्त की तैयारी है, इसलिए इस चुनाव को डिले भी किया गया। यानी कई फ्रंट पर, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, बाकी फ्रंट पर भी बीजेपी जो है वो एक तरह से लड़ रही है इस चुनाव को, कई फ्रंट्स पर, कई मोर्चे पर लड़ रही है, ये वो कहना चाहते हैं। हाँ, वो ये मानते हैं जावेद साहब कि हिंदू मुस्लिम भी एक फैक्टर है। अनुराग जी, क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल किलिंग बाबा सिद्दीकी की हुई, इससे एक कम्युनल कम्युनल टेंशन है मुंबई में, एक अंडर करंट है, ऐसा आपको लगता है? मुझे एकदम नहीं लगता कि बाबा सिद्दीकी कोई मेजर पॉलिटिकल इशू बन पाएगा। न तो भारतीय जनता पार्टी की एक और टैक्टिस है, देखिए, कि वो जो थोड़े इशू पैदा करती है और फिर उसको छोड़ के दूसरों पे लग जाती है। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि असली जो मुद्दा है, एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र का खजाना खाली कर दिया है और इस खजाना खाली करने में अब ये भी शक प्रकट किया जा रहा है कि दिसंबर में जब चुनाव हो जाएंगे के परिणाम आ जाएंगे तो महाराष्ट्र के कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे मिलेगी, क्योंकि ये सारा खजाना खाली, ये जो जिस तरीके से पैसे बांटे गए हैं, जिस तरीके से सड़कों के लिए सबसे बड़ी बात जो की गई है कि जो सड़कों के ठेके दिए गए हैं उनके पहले एडवांस पैसे दे दिए गए हैं, जिससे कि ठेकेदार जो है वो इनको चुनाव में मदद कर सके। जैसे इलेक्टोरल फंड होते थे, इलेक्टोरल फंड में आपको धमकी दी जाती थी कि अगर आपने ये काम नहीं किया और उनको ईडी भेजा जाता था, ये होता था। तो अब एडवांस आपको ठेके दे दिए गए हैं और उनकी मनी भी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, तो उसमें से आपको कट देना पड़ेगा। और मैं अंत में दीपक जी एक और बात कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने 23 तारीख के बाद जो ये 3 दिन का ही पीरियड दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में यही लूट की सरकार राष्ट्रपति शासन के रूप में चलेगी, क्योंकि वहां पे इस तरीके से चुनाव परिणाम और चुनाव नतीजों के बाद की सरकार के गठन में इतना कम समय दिया गया है कि पहले महाराष्ट्र के मतदाताओं को लगता था कि चुनाव होंगे ही नहीं, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा, लेकिन वो खुश थे कि चुनाव हो रहे हैं। लेकिन चुनाव जो हो रहे हैं ये बड़े ही अनिश्चित वातावरण में हो रहे हैं, जबकि हमारा महाराष्ट्र का खजाना एकदम खाली हो चुका है। एक बड़ी बात, एक बड़ा ध्यान जो है इन्होंने खींचा है। अनुराग जी का कहना है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, एकनाथ शिंदे सरकार ने खूब जमकर लूट की, ऐसा ये कह रहे हैं। पैसे का बोलबाला रहेगा और जो सड़कें हैं जो ठेकेदारों को बनाने को दी गई हैं, एडवांस पैसा दिया गया है। सरकार एडवांस पैसा देती नहीं अमूमन, एडवांस पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि ठेकेदार वही पैसा चुनाव में नेताओं के हथेली पर रख सके। तो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि पैसों का बोलबाला रहेगा। भ्रष्टाचार भी एक इश्यू है, कम्युनल टेंशन तो है ही, साथ में भ्रष्टाचार भी एक बड़ा इशू है। मैं लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूँ। लखेड़ा साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को भी आप बहुत करीब से वॉच करते हैं, और मैं एक छोटा सा मुक्तसर साहब से जवाब चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे इस पोजीशन में हैं कि ये जो महाविकास अघाड़ी का रथ है इसको खींच पाए? क्या ये दो नेता, दो छत्रप नेता कांग्रेस के लिए मददगार साबित हो रहे हैं? और आपको लगता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी तीनों मिलकर जोर लगाकर कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी को हरा सकते हैं? क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे एक डिसाइडिंग फैक्टर हैं? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि महाराष्ट्र में एक बात बहुत स्पष्ट है, और चतुर्वेदी साहब भी इस बात को जानते होंगे अच्छी तरह, कि जो फुट सोल्जर्स हैं, फुट सोल्जर्स उद्धव ठाकरे के पास और शरद पवार के पास अपने अपने क्षेत्रों में कोई कम नहीं है। कांग्रेस का भी एक बड़ा जनाधार है, मजबूत जनाधार है। कांग्रेस को एक सीट थी 2019 में, और अब उनको कितनी सीटें मिली? इतनी सीटें उनको मिली हैं कि लोग आश्चर्य। बीजेपी जी, तो 13 सीटें मिलना, कोई जब जिसको एक सीट थी 2019 में, अब 13 मिलना बहुत बड़ी बात है। भाजपा तो 9 पे। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि तीनों जो है, शरद पवार के साथ भी वर्कर बहुत स्ट्रांग है, वर्क फोर्स बड़ी स्ट्रांग है,
उद्धव ठाकरे के पास तो है ही। उनकी जो रैली हुई ऐतिहासिक दशहरा मैदान की जो रैली हुई, लोगों का कहना है कि इतनी रैली, मतलब जो एकीकृत शिवसेना थी, जब टुकड़े भी नहीं हुए थे, तो इतनी रैली बाला साहब ठाकरे के जमाने में हुआ करती थी। तो वो ये सब चीजें बताती है कि ये आंधी है, एक अंडर करंट है एमबीए का। और जी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की जो पर्सनल इमेज है, और जिस तरह से उनकी जो यात्रा निकली मणिपुर से बंबई तक, उसको जो मेगा रिस्पांस मिला महाराष्ट्र के जो विभिन्न क्षेत्रों में और बंबई में, तो वो जी बंबई के लोग एक एंटी इनकम्बेंसी को कैसे जवाब दिया जाता है वो बखूबी मुझे लगता है जानते हैं। वो कॉमर्शियल कैपिटल है, वहां रोजगार के इश्यूज हैं, वहां महंगाई के इश्यूज हैं, वहां स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास रहता है, फार्मर्स है वहां। तो मुझे ऐसा लग रहा है तीनों जो चीजों का जो एक कांग्रेस अकेली नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना को हिट करना, उद्धव ठाकरे को हिट करना या शरद पवार को हिट करना इतना आसान नहीं है, जिस तरह से उन्होंने छद्म ढंग से हरियाणा में कांग्रेस को हराया था, ऐसा मैं मानता हूं जी। ओके। आपका ये कहना है कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा एक प्राइम टारगेट कांग्रेस के थे, जाट नेता, कांग्रेस के फेस सीएम। तो भूपेंद्र हुड्डा या शैलजा, कुमारी शैलजा, इनको टारगेट करना आसान था, लेकिन महाराष्ट्र में छत्रप नेता, दो आप कह सकते हैं महाराष्ट्र के बड़े फेस रीजनल पार्टी के शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इनको ध्वस्त करना अमित शाह और मोदी के लिए आसान नहीं होगा। अगर आसान नहीं है तो क्या जावेद भाई इसको ये समझे कि क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में कांटे की टक्कर है, इट्स अ वेरी पिच्ड बैटल, है ना, दोनों तरफ से तलवारें खींची हैं, मोदी शाह भी कम नहीं है और शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी कम नहीं है, या शरद पवार और उद्धव ठाकरे को एज है, इस चुनाव में उनको एज है, वो भारी पड़ रहे हैं? देखिए, ये एज वाली बात जो है थोड़ा कॉशियसली हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जिनको जिनको बहुत बड़ा एज था, जो आंधी और सुनामी के बीच में फर्क जहां नहीं नजर रहा था, वहां देखिए क्या हुआ, पासा पलट गया। तो हरियाणा ये में चुनाव है, हर जगह ये कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, और बहुत कुछ निर्भर करेगा महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल हैं उनके ऊपर। उनको ये पहले डिसाइड करना है प्रायोरिटी क्या है। क्या प्रायोरिटी बीजेपी को हराना है, बीजेपी लेड अलायंस को हराना है, या प्रायोरिटी ये है कि अपनी अपनी संख्या जो है बढ़ानी है सीटों की? कांग्रेस सीटों की। कांग्रेस पार्टी पे सबसे, ये कोई नहीं डिनाई कर सकता कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, लेकिन ये भी नहीं डिनाई की जा सकती किया जा सकता कि उद्धव ठाकरे को इंडिविजुअली सब लोग, ज्यादातर लोग जो महाविकास आघाड़ी के वोटर हैं वो पसंद करते हैं चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर सकती जो बीजेपी ने बिहार में किया, ज्यादा संख्या के एमएलए होते हुए उसके बावजूद भी उन्होंने नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया। तो यहाँ पे क्यों इस बात पे अड़े हुए हैं वो लोग हैं कि नहीं हम किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे और हमारा ही होना चाहिए। उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं करते वो लोग प्रोजेक्ट? उद्धव ठाकरे ने 2-2.5 साल जब सरकार में ट्रैक रिकॉर्ड था, हिंदुस्तान की बेहतरीन स्टेट गवर्नमेंट थी वो। कोविड में सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, एक भी दंगा, एक भी कोई छेड़खानी, कोई बदमाशी नहीं होने दी उन्होंने अपने राज में, और न किसी का घर जलाया, न बुलडोजर, न फॉल्स एनकाउंटर, किस चीज की जरूरत नहीं पड़ी उसके बावजूद भी। कोविड में क्या शानदार मैनेजमेंट था वहां का। तो आपका ये कहना है जावेद भाई, आप ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको लगता है ये अपनी पार्टी है, और आज की तारीख में उद्धव ठाकरे की जो छवि है, इमेज है, वो बाकियों से बेहतर है, आप ये कहना चाह रहे हैं? कहीं ज्यादा बेहतर है। ना एनसीपी के पास, ना कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो चीफ मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकते सक्सेसफुल। पृथ्वीराज चौहान है तो सब, पृथ्वीराज चौहान, नाना पटोले हैं तो सब नहीं है। ये लोग उनके सामने, उद्धव ठाकरे के सामने इनका कद छोटा है। कद छोटा है। अनुराग जी, जावेद अंसारी साहब ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया जाए, कांग्रेस अगर आगे आए, थोड़ा दिल बड़ा करे, तो ज्यादा बेहतर, ज्यादा उचित होगा इस वक्त इस स्टेज पे। मतलब इनका ये कहना है कि आपस में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर नहीं लड़ना चाहिए, जैसे बीजेपी ने नीतीश कुमार को आगे कर दिया, भले ही उनकी पार्टी के सीटें कम है, ऐसा ही कुछ दिल बड़ा करना चाहिए कांग्रेस को, ज्यादा समझदारी का कदम होगा।
ये कह रहे हैं जावेद साहब। मैं जावेद भाई की बात से सहमत हूँ। वो ये उद्धव ठाकरे को कांग्रेस के कार्यकर्ता भी और कांग्रेस मन के जो लोग हैं वो उनको मुख्यमंत्री मानते हैं। और ये यहाँ पर ये बहुत आम धारणा है कि गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने ये कह दिया है कि उद्धव ठाकरे ही, और ठाकरे परिवार को भी, आदित्य को और उद्धव जी को भी बता दिया है कि आप ही हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। जी जी लखना साहब, हाँ। आपका क्या व्यू है, क्योंकि आप भी बहुत खुली सोच से, खुली दृष्टि से चीजों को देख रहे हैं। क्या बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के महाविकास अघाड़ी को मैदान में उतरना चाहिए, या उद्धव ठाकरे का एक चेहरा है उनको सामने लेकर आए, और कहीं ना कहीं वो आरएसएस का जो प्रचंड हिंदुत्व है उसकी भी काट होगी, सेकुलर पॉलिटिक्स भी आगे बढ़ेगी, ये जो मराठी अस्मिता है इसका भी लाभ मिलेगा, ये गुजराती वर्सेस जो मराठी हो रहा है, क्या समझदारी होगी कि राहुल गांधी खुद आगे बढ़े, फैसला ले कि नहीं साहब उद्धव ठाकरे को चलने दीजिए, आगे झंडा इन्हीं को दे दीजिए? मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। कांग्रेस पहल करेगी, राहुल गांधी पहल करेंगे तो निश्चित रूप से इसका इंपैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा। कांग्रेस के सामने पता है क्या है, कांग्रेस के सामने जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में वो सारे मित्र हैं, जितने लोग हैं वहां, पृथ्वीराज चौहान वगैरह, ये मुझे लग रहा है जो लीडरशिप कांग्रेस की जो फ्रंट लाइन जो है, प्रदेश अध्यक्ष है, ये सारे लोग फूके हुए कारतूस हैं। इनमें कोई वो दमखम नहीं है, ना वो करिश्मा है जो आज की तारीख में उद्धव ठाकरे के साथ है। क्योंकि एक तो सिंपैथी उनके साथ है, जबरदस्त सिंपैथी है कि उनको कुर्सी से हटाया गुजरात लॉबी ने। दूसरी बात है कि लोहे लोहे को काटता है। हिंदुत्व का झंडा बरदार शिवसेना, राम मंदिर आंदोलन वगैरह वगैरह में भाजपा को तो आता पता नहीं था। हमें तो पता है ना कि किस तरह से बाला साहब ठाकरे करते थे। ठीक है, मंदिर बन गया, बात खत्म हो गई। तो महाराष्ट्र के जो आर्थिक हितों के साथ जो नुकसान गुजरात लॉबी ने किया है, वहां की इंडस्ट्री को शिफ्ट कर दिया, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मुद्दा है, शहरी क्षेत्रों में भी है, लोगों की इनकम घट गई है। तो ये बड़ी समझदारी होगी महाविकास आघाड़ी के लिए कि वो सारे चीजों को नजरअंदाज करे, दरकिनार करे, ईगो हटाएं और घोषित करें कि हम उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे। तो मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक, और मैंने अभी पहले कहा था कि इतनी बड़ी रैली हुई उनकी, इसीलिए बोला था कि वो रैली क्या दिखाती, वो रैली दिखाती है कि हु इज द लीडर ऑफ महाविकास आघाड़ी। तो आज की तारीख में या कल की तारीख में या एक महीने पहले उद्धव ठाकरे एक बड़े लीडर के रूप में उभरे। वो इंडिया अलायंस के हर जलसे जुलूस में फ्रंट पर हैं। उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने अपने बेटे को स्वागत के लिए भेजा राहुल गांधी का। तो मुझे नहीं लगता कि देखिए बड़ा ये अलायंस जो है ना, बड़ा अटूट अलायंस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को अगर फेल करना है तो आपको ये एक टैक्टिस है, ये कि आप बता देना चाहिए कि हम सन ऑफ द सोइल जो है ना, वो है उद्धव ठाकरे, सन ऑफ द सोइल, मराठा अस्मिता, बाला साहब के विरासत को संभालने वाले, एक साफ निष्पक्ष छवि का एक परखा हुआ मुख्यमंत्री। ये वो मुख्यमंत्री चला चुके ना, जैसे जावेद भाई ने कहा, तो मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, वो एक सफल प्रशासन दे चुके हैं, शासन व्यवस्था दे चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ी राइट अप्रोच होगी। और आरएसएस का जो कैंपेन है, समय हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन बस जावेद भाई से पूछूंगी, समय बहुत ज्यादा हो गया। जावेद भाई, अगर राहुल गांधी पहल कर देते, मान लीजिए उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, शरद पवार को इस पर ऐतराज हो सकता है, आपकी क्या इनपुट है? बिल्कुल नहीं। शरद पवार पहले दिन से ये वाजे कर चुके हैं कि ये हम मुख्यमंत्रीशिप की दौड़ में नहीं है हमारी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी को, शिवसेना उद्धव ठाकरे को डिसाइड करना है। वो जिसको डिसाइड करेंगे हम खुश होंगे। देखिए मौका ये आ गया है, सिर्फ ये कहना कि नहीं सारे किसी भी कीमत पे बीजेपी को हरा देंगे, ये नहीं। मौका ये आ गया है कि सब कुछ गंवा के भी अगर कुछ बचा सकती है आघाड़ी तो, और इंडिया अलायंस, तो ये करना चाहिए। सिर्फ लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा। अब दे मस्ट वॉक द टॉक, और ये करना कि कुर्बानी देंगे, जबान खर्ची में तो मुंह से बोल देने में तो कुछ नहीं जाता ना, अब करना, और नहीं होंगे तो इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। ऐसे ही हरियाणा के इलेक्शन के बाद मोमेंटम वापस बीजेपी के फेवर में हो गया है। और अगर महाराष्ट्र भी हार गई इंडिया अलायंस
तो आप फिर समझ लीजिएगा जी। कि 2024 के पहले जो माहौल था वही रहेगा, पॉलिटिकल माहौल जो था वही रहेगा। बड़ी बात कही जावेद अंसारी ने, कहा कि ये सिर्फ लिप सर्विस की बात नहीं है, बल्कि जो आप बोलते हैं, जो कथनी है वही करनी होनी चाहिए, वॉक द टॉक होना चाहिए। आप कुर्बानी दीजिए और कुर्बानी देकर दिखाइए। उद्धव ठाकरे को आगे कर दीजिए। ये जो कम्युनल, जो लॉरेंस बिश्नोई और श्रीकांत और दुनिया भर का ये जो हिंदू मुस्लिम है, ये सब भी डाइल्यूट होगा। मराठी और गुजराती अस्मिता वो भी आगे होगी। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे को की पार्टी तोड़ी गई, सड़क पर लिया है बाला साहब के लड़के को, वो जो सिंपैथी है उसको भी कहीं ना कहीं आप इनकैश कर सकते, वो एम्पैथी भी आपके साथ चलेगी। और शरद पवार तैयार है। और एक और वार्निंग दी कि अगर आप इन्हीं सब झंझट में लगे रहे कि पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहे हैं, नाना पटोले क्या कह रहे हैं, फलाना क्या कह रहा है, इस सब में अगर आप लगे और दिन बीत गए, अगर आप महाराष्ट्र हारे, तो जो मोमेंटम हरियाणा को जीतकर मोदी और शाह ने जो जिस तरह से स्थापित किया, वो मोमेंटम और बढ़ेगा और देश वहीं पर आ जाएगा जहां 4 जून से पहले था। बहुत बड़ी चीज कह दी इन्होंने कि बैक टू स्क्वायर वन, हम वापस चले जाएंगे। इसलिए सोच समझ के मिस्टर गांधी को सोचना होगा, उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाएं। और राजनीति हमेशा, कम से कम गुजरात लॉबी से अगर राजनीति आपको करनी है तो कूटनीति पर भी चलिए, ये जावेद अंसारी कह रहे हैं। चतुर्वेदी साहब आप आए, समय कम है, आपका फ्रीज भी हो रहा था सिग्नल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लखेड़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब आपने जो आज ये बात कही, मैं चाहूंगा कि कोई ना कोई इस बात को कांग्रेस तक पहुंचाए, कोई ना कोई आपकी बात को जो है वो शरद पवार तक पहुंचाए, उद्धव ठाकरे तक पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कहते हैं, तजुर्बा कहीं ना कहीं बोलता है, तजुर्बा जो है कहीं ना कहीं वो बताता है कि ये रास्ता है, और जावेद साहब ने आज वो रास्ता दिखाया। लखेड़ा साहब, जावेद साहब, अनुराग जी, थैंक यू so much taking out time and joining this program. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining this program.